छात्रों, इनकम टैक्स की आप लोगों की ऑनलाइन क्लास में इनकम फ्रॉम सैलरी चल रहा है, जिसमें अपन अनेक तरह के छोटे छोटे प्रश्न देख रहे हैं और इन्हीं के आधार पर ही बड़े प्रश्न बनेंगे। और आप लोगों को मैं ये बार बार कहता रहता हूँ कि इनकम टैक्स में आप लोग बराबर थ्योरी पढ़ते रहिए, जिसमें थ्योरी में सारे नियम दिए हुए हैं कि किस आधार पर आपको किस तरह से आगे नियमानुसार टैक्सेबल इनकम किसी भी हेड की ज्ञात करनी होती है। इसी कड़ी में आप लोगों ने पे स्केल के अनुसार सैलरी को निकालना पिछले टर्न पर देखा था। बहुत सारे उदाहरण भी दिए हुए हैं और वो अपन ने एक क्वेश्चन देखा था। आप उदाहरणों को अगर ठीक ढंग से करेंगे तो मैं नहीं समझता कि प्रश्न करने में आपको कोई दिक्कत आएगी। थ्योरी और उदाहरण अगर ढंग से कर लेते हैं, थ्योरी को समझ लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं और उदाहरणों को आप लोग ठीक से एक बार देख के फिर बिना देख के करते हैं, तो किसी तरह की दिक्कत आने की संभावना नहीं है। तय आपको करना पड़ेगा कि आपको कितना काम करना है। तो आज अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और आज जो प्रश्न अपन ने किया था उसके जस्ट अगला प्रश्न लेते हैं। और अगले प्रश्न में दे रखा है कि 25 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में एक निजी क्षेत्र के कर्मचारी को उसके नियोक्ता द्वारा दी गई मुफ्त असुसज्जित अनफर्निश्ड आवासीय सुविधा का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। परीक्षा में जब भी प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप लोग अच्छे से उसके निर्देश पढ़ के उसी हिसाब से अपने को आंसर देना है। वो क्या चाहते हैं, कितने शब्दों में आंसर चाहते हैं। यहाँ इस प्रश्न का उत्तर केवल ये दिया जा सकता है कि 25 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में, और वो भी एक निजी क्षेत्र का कर्मचारी है, नियोक्ता ने मकान की सुविधा दी है, असुसज्जित दी है, तो उसका मूल्यांकन उसके वेतन का 15% होगा। इस तरह से इस प्रश्न का ये जवाब हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, कर्मचारी के बच्चों को दी गई शिक्षा सुविधा का मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। यहाँ कोई एजुकेशन अलाउंस नहीं दिया गया है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात नहीं है, न हॉस्टल अलाउंस की बात है। आप लोगों को प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कभी भी। तो कर्मचारी के बच्चों को दी गई शिक्षा की सुविधा, यहाँ एजुकेशन फैसिलिटी दी गई है। एजुकेशन फैसिलिटी मानी पढ़ने की सुविधा दी गई है और वो मुफ्त में दी गई है। तो इसका वो सुविधा का मतलब ये है कि वो नियोक्ता की स्कूल हो सकती है या अन्य स्कूल में सुविधा दी जा सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये यहाँ ये बताया कि प्रति बच्चा प्रति माह 1,000 रुपये तक अगर नियोक्ता खर्चा करता है तो उस अनुलाभ का मूल्य 0 होगा, और उससे ज़्यादा अगर खर्चा आता है या नियोक्ता की लागत आती है तो ऐसी परिस्थिति में वो सारी राशि कर योग्य होगी। तो यहाँ ये आंसर हो गया प्रति बच्चा प्रति माह 1,000। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न में दे रखा, कर्मचारी को नियोक्ता द्वारा दी गई घरेलू नौकरों की सुविधा का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो घरेलू नौकरों की सुविधा का मूल्यांकन के लिए आप लोगों को इस प्रश्न में ये लिखना है कि अगर वो विशिष्ट कर्मचारी है तो घरेलू नौकरों की सुविधा उसके लिए कर योग्य होगी, और विशिष्ट कर्मचारी नहीं है तो उसके लिए कर योग्य ही नहीं होगी। ये पहली बात हुई। और दूसरी बात ये है कि सुविधा का मूल्य क्या हो। तो ऐसी परिस्थिति में उन नौकरों को नियोक्ता के द्वारा जिस राशि का भुगतान किया गया है वो सुविधा का मूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 9। और ये बुक है पटेल चौधरी की, इनकम टैक्स, चौधरी प्रकाशन से, जिसके अपन छोटे बड़े प्रश्न कर रहे हैं। फिर उसके बाद में वेतन शीर्षक की सकल आय में से मनोरंजन भत्ते के संबंध में दी जाने वाली कटौती को समझाइए।
ये जानना चाहते हैं कि आपको मनोरंजन भत्ते की थ्योरी याद है क्या। तो मनोरंजन भत्ता अगर किसी कर्मचारी को मिलता है तो आजकल वो कर्मचारी अगर निजी क्षेत्र का है तो उसके लिए वो राशि सारी की सारी टैक्सेबल है, जबकि सरकारी कर्मचारी है तो सरकारी कर्मचारियों को कुछ सीमा तक छूट है और छूट के 3 पॉइंट बता रखे हैं। उनके अनुसार आप जो सबसे कम राशि होगी उसकी छूट देंगे। पहला पॉइंट बनता है एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव्ड, कितना मिला है पहले पॉइंट में। दूसरे पॉइंट में आप लोग लेंगे वेतन का 20% या 1/5 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी। और तीसरे पॉइंट में 5,000 रुपये। इन तीनों पॉइंटों को तैयार करेंगे 1 2 3 और इनमें से जो सबसे कम राशि आएगी उसकी छूट देंगे और उससे ऊपर अगर राशि बचती है तो वो कर योग्य होगी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, एक नियोक्ता ने एक मकान 20,000 रुपये प्रतिमाह की दर से किराए पर लिया है। इसने नियोक्ता ने किराए पर ले लिया एवं अपने दो कर्मचारी हैं एक्स और वाई को आधा आधा रहने के लिए आवंटित कर दिया। आधा एक्स को दे दिया, आधा वाई को, और उस पूरे मकान का किराया दे रहा है वो 20,000 रुपये प्रतिमाह नियोक्ता दे रहा है। एक्स जो कर्मचारी है उसका वार्षिक वेतन बताया गया है 4 लाख रुपये और वाई कर्मचारी का वेतन है 9 लाख रुपये। एक्स और वाई प्रत्येक के लिए रहने की सुविधा का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये बात फिर जाती है उसी थ्योरी में, मकान की सुविधा का मूल्यांकन। और मकान की सुविधा का मूल्यांकन अपने को तब करना है जब जो मकान की सुविधा दी गई है उसका मालिक नियोक्ता नहीं है। नियोक्ता ने मकान किराए पर लिया है और किराए पर लेके ये सुविधा कर्मचारियों को दी है। तो ऐसी परिस्थिति में 2 पॉइंट अपन तैयार करते हैं और दोनों में से जो कम होता है उसको कर योग्य करते हैं। पहला पॉइंट होता है वेतन का 15%, उसके वेतन का 15%। और दूसरा पॉइंट है कि नियोक्ता ने किराया कितना चुकाया है, ये 2 पॉइंट। तो वेतन का 15%, पहली परिस्थिति में एक्स का वार्षिक वेतन है 4 लाख रुपए और 4 लाख रुपए का 15% करेंगे तो 60,000 बनता है। ये पहला पॉइंट, वेतन का 15%। और दूसरा है कि नियोक्ता ने कितना चुकाया, तो नियोक्ता पूरे मकान का 20,000 रुपये चुका रहा है। आधे हिस्से का 10,000 मान सकते हैं और उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1,20,000। 2 पॉइंट आ गए, 60,000 और 1,20,000। दोनों में जो कम हो तो दोनों में से कम राशि आई 60,000। तो एक्स के लिए मकान की सुविधा का मूल्यांकन आया 60,000। अब बात आई वाई की, तो वाई के लिए भी 2 पॉइंट तैयार करने पड़ेंगे, वेतन का 15% और नियोक्ता ने कितना चुकाया। वाई का वेतन है 9 लाख रुपये, 9 लाख का आप लोगों को करना पड़ेगा 15%। और फिर उसके बाद में नियोक्ता ने कितना चुकाया, तो 9 लाख का 15% अगर अपन करते हैं तो 15 नमा 135, 1,35,000। ये पहला पॉइंट। दूसरा है रेंट पेड, इस संबंध में नियोक्ता ने कितना चुकाया, तो नियोक्ता आधे भाग का 10,000 रुपये होता है, 12 महीने का 1,20,000। इन दोनों में से जो कम हो तो 1,20,000 कम है तो 1,20,000। तो एक्स के लिए मूल्यांकन हुआ 60,000 और वाई के लिए हुआ 1,20,000। ये बात आ गई जब नियोक्ता ने मकान किराए पर लेके कर्मचारी को रहने के लिए दिया है तो अपन ने उसका मूल्यांकन किया। फिर इसी तरह से नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। दिल्ली में नियुक्त एक कर्मचारी का वेतन 10,000 रुपये प्रतिमाह है। उसे अपने नियोक्ता से 1 अक्टूबर 2019 से 2,000 रुपये प्रतिमाह की दर से मकान किराया भत्ता दिया गया है। ये कर्मचारी 1 जनवरी 2019 से ही
₹3000 प्रति माह के किराए के मकान में रहता था, परंतु स्वयं का मकान बन जाने के पश्चात 1 जनवरी 20 को उसने किराए का मकान खाली कर दिया। गत वर्ष 19-20 के लिए करमुक्त मकान किराए भत्ते की राशि ज्ञात करनी है अपने को। चलो ठीक है, तो HRA के संबंध में कर मुक्ति देखनी है। उसको मकान किराया भत्ता मिलता है, ये बात आप देखेंगे कि कब से मिल रहा है। तो नियोक्ता से 1 अक्टूबर 19 से 2000 रुपये प्रति माह की दर से मकान किराया भत्ता दिया गया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 6 महीने के लिए। तो ये 6 महीने की कैलकुलेशन होगी, 6 महीने में उसको कितना प्राप्त हुआ है, और वेतन का संबंध है वो भी 6 महीने से ही है। तो 6 महीने में उसको राशि प्राप्त होती है HRA की 2000 × 6। इसको एक पहला पॉइंट बनाएंगे अपन, HRA रिसीव्ड। HRA के संबंध में कर मुक्ति की गणना करने के लिए आप लोग सबसे ऊपर लिखते हैं कि निम्नलिखित में से जो सबसे कम होगा वो कर मुक्त होगा। निम्नलिखित में से जो कम होगा, और उसके लिए 3 पॉइंट बनाने। और पहला पॉइंट है कि उसको HRA कितना मिला। तो HRA उसको गत वर्ष में केवल 6 महीने ही मिलता है, तो 6 दूनी 12,000, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद में रेंट पेड, उस कर्मचारी ने इस दरमियान जो रेंट पेड किया है वो आपको दिखाना है। रेंट पेड उसने जो किया वो दिसंबर तक किया है, क्योंकि जनवरी में उसने मकान खाली कर दिया। वो स्वयं का मकान बन जाने के पश्चात 1 जनवरी 20 को उसने मकान खाली कर दिया। तो 3 महीने उसने रेंट पे किया है, और 3000 रुपये के हिसाब से। तो दूसरा पॉइंट होता है अपना रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो रेंट उसने 3 महीने में चुकाया 9000, और इसमें घटाएंगे 3 महीने के दौरान ही रहा है वो उस मकान में। तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी 3 महीने की है 30,000 रुपये, क्योंकि उसको वेतन मिलता है 10,000 रुपये प्रति माह। तो 3 महीने का हो गया 30,000, और 30,000 का 10% करेंगे तो 3,000। तो अपना दूसरा पॉइंट बनता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट है 50% ऑफ सैलरी, उसके वेतन का 50%। तो वेतन का 50% का मतलब अभी अपन ने वेतन इसका 3 महीने का देखा, कैलकुलेशन 3 महीने की देखी। तो 30,000 10 × 3, और 30,000 का 50% कर लिया, 50% ऑफ सैलरी बराबर 15,000। तो इस तरह से ये 3 पॉइंट बन गए। तीनों में से जो सबसे कम राशि होगी वो कर मुक्त होगी। तो इसलिए सबसे कम राशि आती है 6,000 रुपये। ये क्वेश्चन नंबर 12 का हो गया। फिर उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 13। मोहन एक कंपनी की सेवा से 1 जनवरी 20 को कार्य मुक्त हुआ, रिटायर हो गया 1 जनवरी 20 को। उसे 6,400 रुपये प्रति माह की पेंशन स्वीकृत की गई। उसे 2,40,000 रुपये ग्रेच्युटी के प्राप्त हुए, यानी उसको ग्रेच्युटी भी मिलती है। उसने पेंशन के 3/4 भाग की एक मुश्त राशि 2,88,000 रुपये प्राप्त की। कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए एक मुश्त पेंशन की कर मुक्त राशि की गणना कीजिए। ये गणना करने के लिए कुल मिला के ले दे के बात वहीं आती है कि आपको थ्योरी याद है क्या। तो पेंशन के संबंध में जो स्थितियां बनती हैं वो 3 तरह की बनती हैं। एक तो उसको मासिक पेंशन मिलती है, तो अगर करियों के वेतन की गणना करनी है अपने को तो उसको जितनी पेंशन हर महीने मिलती है वो भी सारी वेतन शीर्षक की आय होती है। लेकिन यहाँ पर तो केवल ये पूछा है कि एक मुश्त जो पेंशन की राशि उसको प्राप्त हुई है उसमें से कर मुक्त क्या है।
पेंशन का कर्मचारी कुछ सीमा तक बेचान भी कर सकता है। जब पेंशन को बेच के कर्मचारी एक मुश्त राशि लेता है तो आप लोगों को ये देखना होता है कि क्या उसको ग्रेच्युटी भी मिल रही है क्या। अगर उसको ग्रेच्युटी मिल रही है तो कुल पेंशन का मतलब अगर वो सारी पेंशन बेच देता तो कुल पेंशन का 1/3 भाग करमुक्त होगा, 1/3 भाग करमुक्त होगा। और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो कुल पेंशन का 1/2 भाग करमुक्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो आप लोगों को ये गणना करनी पड़ेगी कि कुल पेंशन बढ़ती कितनी है। और ये देखने के लिए आप प्रश्न में ये देखिए, उसमें लिखा हुआ उसने पेंशन के 3/4 भाग के लिए 2,88,000 प्राप्त किए। तो इसको करने की शुरुआत करेंगे अपन कि 3/4 भाग के लिए मिलते हैं 2,88,000। सारे के लिए मिलेंगे, अगर मान लो सारी पेंशन बेचता तो मिलते 2,88,000 इंटू 4/3। और अब कर मुक्ति मिलेगी इसको 1/3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से। तो इस तरह से ये राशि आ जाती है अपनी 1,28,000। तो 1,28,000 रुपये कर मुक्त हो गए। किसके संबंध में? पेंशन की जो एक मुश्त राशि मिली है उसके संबंध में ये कर मुक्त हो गए हैं। फिर उसके बाद में एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। निर्मल एक कंपनी में पिछले 20 साल से कार्यरत है जहां उसे पिछले 3 वर्षों में 3 वर्ष से लगातार 40,000 रुपये प्रतिमाह की दर से स्थिर वेतन प्राप्त हो रहा है। फिक्स सैलरी मिल रही है उसको पिछले 3 साल से 40,000 रुपये प्रतिमाह। 1 फरवरी 20 को उसने इस कंपनी से अवकाश ग्रहण कर लिया, यानी गत वर्ष में 19-20 में, और 1 फरवरी को कर लिया। इसका मतलब ये है कि 19-20 में इसकी नौकरी होती है 10 महीने की। क्योंकि अगर अवकाश ग्रहण नहीं करता तो ये नौकरी होती फरवरी और मार्च, गत वर्ष कंप्लीट हो जाता, लेकिन 1 फरवरी में रिटायर हो गया। तो फरवरी और मार्च में उसने नौकरी नहीं की, 10 महीने उसने नौकरी कर ली 1 अप्रैल से शुरू करके, 1 अप्रैल 19 से शुरू करके 10 महीने। और 4 लाख रुपए ग्रेच्युटी के मिल गए उसको, एवं 8 माह की जमा अर्जित छुट्टियों के बदले, जो उसने छुट्टियां कमा रखी थी उसके बदले 3,20,000 रुपये प्राप्त किए। कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए उसकी वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना ये मानते हुए करनी है कि कंपनी में केवल 8 कर्मचारी कार्यरत थे। 8 कर्मचारियों के बारे में ये कह रहा है, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लागू नहीं होता। ग्रेच्युटी के संबंध में 3 परिस्थितियां हैं कि ग्रेच्युटी के संबंध में या तो वो सरकारी कर्मचारी हो या जिसके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लागू होता हो 2 नंबर पर, और तीसरा है अन्य कर्मचारी। तो ये अन्य की श्रेणी में आता है, और अन्य की जब श्रेणी में आता है तो ग्रेच्युटी के संबंध में अपन लोग 3 पॉइंट तैयार करते हैं। इनमें से जो सबसे कम राशि होती है वो उसको अपन कर मुक्त करते हैं। तो सबसे पहले ग्रेच्युटी मिली कितनी? ग्रेच्युटी इसको मिली है 4 लाख, तो पहले पॉइंट में दिखा देंगे ग्रेच्युटी रिसीव्ड 4 लाख। दूसरा, टेबल के अनुसार अपन ने गणना करी, और चूँकि वो 20 साल से कार्यरत है तो तीसरी कैटेगरी में ग्रेच्युटी के संबंध में जो तीसरी कैटेगरी है उसमें सेवा के प्रत्येक कंप्लीटेड ईयर के लिए उसको आधे माह का वेतन मिलता है। तो 20 वर्ष से अगर नौकरी करता है तो उसको 10 महीने के बराबर सैलरी मिलेगी। तो 10 महीने का औसत वेतन, और 10 महीने का औसत वेतन 1 महीने का है 40,000। 40,000 को 10 से गुणा कर लिया तो ये 4 लाख आ गए। पहले पॉइंट में भी 4 लाख, दूसरे पॉइंट में भी 4 लाख आ गए, और तीसरा पॉइंट ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा दे रखी है 20 लाख। तो ये 3 पॉइंट हो गए। 3 पॉइंटों के अनुसार जो सबसे कम राशि होती है तो इसमें सबसे कम राशि है 4 लाख रुपए जो कर मुक्त हो जाएगी, यानी इसके ग्रेच्युटी की कोई राशि कर योग्य नहीं होगी। फिर उसके बाद में बात आती है
लीव एनकेसमेंट की। लीव एनकेसमेंट में आप 4 पॉइंट तैयार करते हैं और उसमें से जो सबसे कम राशि होती है वो कर मुक्त होती है। पहला पॉइंट कि वेतन उसको छुट्टियों के बदले में कितना मिला है वो, और उसको मिला है 3,20,000। फिर उसके बाद में इसमें दिया हुआ 10 माह का औसत वेतन, दूसरा एक पॉइंट है 10 माह का, और 10 माह का मतलब 40 × 10, तो ये 4 लाख रुपए हो गए, दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट इसमें है 3,20,000 अमाउंट रिसीव्ड, छुट्टियों के बदले उसने कितनी प्राप्त करी, तो उसने प्राप्त करी 3,20,000 रुपये, और अधिकतम सरकार के द्वारा लिमिट दे रखी है चौथे पॉइंट में 3 लाख रुपए। इनमें से जो सबसे कम राशि होगी वो कर मुक्त होगी। तो ऐसी परिस्थिति में कर मुक्त राशि बनती है 3 लाख रुपए। कुल राशि मिली है 3,20,000, इसका मतलब 20,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएंगे उसके। अब उसके बाद में आपको गणना करनी क्या है, वो प्रश्न में लिखा हुआ वेतन शीर्षक की कर योग्य आय। तो वेतन शीर्षक की कर योग्य आय की गणना करने के लिए पहले तो अपन लिखेंगे वेतन, और चूंकि इसने गत वर्ष में नौकरी करी है 10 महीने, तो 40,000 × 10, 4 लाख आ गए। और 4 लाख तो ये हैं, और एनकेसमेंट ऑफ लीव या लीव एनकेसमेंट के 20,000 रुपये और हैं। कुल मिला के हो गया ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी 4,20,000। इसमें से आप छूट देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 की, तो 4,20,000 माइनस 50,000, ये राशि बढ़ती है टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी 3,70,000। थैंक यू।